हेलो दोस्तों। आज के इस डिस्कशन में हम लोग जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे। जब चूंकि आप सब जानते हैं कि इस साल ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा था बाकी विषयों की तुलना में, और ये हर साल ही होता है। जीएस पेपर 1 इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय ज्योग्राफीज क्वेश्चंस। दिस ईयर मुझे ऐसा लगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते थे जिसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज चाहिए था, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटिवली मैनेजेबल। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो आप उसमें आंसर काफी अच्छे से लिख सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते बिना किसी वक्त जाया किए। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, दैट वाज जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। How are climate change and the sea level rise affecting the very existence of mini island nations? Discuss with examples. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। क्या क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, ये आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस की बात चल रही है। आप एग्जिस्टेंस को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसकी प्रस्तावना जो होगी, इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज विच इज ड्रिवन बाय वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स अलोंग विद दैट द नेचुरल फैक्टर्स एज वेल, बट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। सो क्लाइमेट चेंज which is mostly driven by the anthropogenic factors has led to various impacts such as rise in the sea level, melting of the glaciers, increase in the CO2 concentration in the atmosphere, and that is basically leading to submergence or the threat of submergence for the many island nations, right? According to IPCC report, by 2100, the world's ocean level, the sea level, will rise by around 1 meter. And that's the fact which you have given. Introduction में कभी भी एक नई information होना जरूरी है, and that's something which you have given in the introduction. Now, its dimensions of impact, जैसे climate change और sea level rise, ऐसे दो एस्पेक्ट जो है ये एग्जिस्टेंस पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो राइजिंग सी लेवल एंड लॉस ऑफ टेरिटरी, जैसे आप अगर देखो, recently Indonesia has changed its capital from Jakarta to Kalimantan. Why? Because they believe that by 2100 the entire Jakarta would submerge under water, and somewhere around 20 to 30 years from now, मतलब 2050 तक हमें जकार्ता का एक significant landmass पानी में डूब जाएगा, which is a capital city of Indonesia. That's why they have shifted their capital to Kalimantan. This is one of the very significant example in the recent time which shows that how the land issue would occur, how the loss of territory would occur for the various island nations. Along with that, even the Maldives, if you talk about, 80% of its land lies below 1 meter sea level. मतलब sea level से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उसकी लैंडमास है। तो अगर 2100 तक सारी लैंडमास अगर पानी में जाने वाली है, तो इन दैट केस एंटायर मालदीव वुड सबमर्ज अंडर वाटर। सो दिस इज लॉस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जब होगा, जब सारे क्लाइमेट में बदलाव होगा, सी लेवल राइज होगा, द आइलैंड विल सबमर्ज, you would see that the climatic refugees would be dominant in the various part of the world. The people from the various small island nations, they would try to migrate into some other nations. Cultural conflict would emerge in this one. जैसे for example, एक कार्टेरेट आइलैंड है, वहां पर एक फुल स्केल आउट माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, पापुआ न्यू गिनी के पास है। सो फुल स्केल आउट माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दिस इज वन ऑफ द significant example which we can mention. Along with that, threat to fresh water resources is also another problem. जैसे अगर आप देखो, मालदीव में आज भी जो पानी है उसको डिसैलिनाइज करके यूज किया जाता है. Along with that, if the sea level will rise, it will intrude into the coastal aquifers, and that will also salinate the nearby underground water. But along with that, even the agricultural land will also get disturbed. अब जब एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब होगी तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर फूड क्राइसिस आ सकता है. along with that the water crisis may also take place. This will also result into change in the ocean current pattern. Ocean current pattern change होगा तो countries such as Japan, which are very heavily dependent upon the fishing industry, तो the fishing industry over there may get affected, क्योंकि जापान में जो फिशिंग इंडस्ट्री है that is surviving because of the two ocean currents, the Kuroshio and the Oishio current. अगर सी लेवल में अगर कोई बदलाव आता है, क्लाइमेट चेंज अगर होता है, तो इन दैट केस
these ocean currents will change, will migrate, and because of that, the area where the fishing is happening right now, that may not happen, or the overall fishing may decline in that particular area. So food crisis की एक समस्या वहां पर आ सकती है, नहीं? इसी के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आ सकता है, जैसे एल नीनो जो है वो थोड़ा ज्यादा देर तक टिक के रहेगा, जिस वजह से कई जगहों पर ड्रॉट या फिर बहुत ज्यादा बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ जो ऑब्वियसली टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा वगैरह। सो दीज इंपैक्ट्स आर देयर, क्योंकि किसी भी आइलैंड नेशन की जो मैक्सिमम इनकम जो होती है, सिग्निफिकेंट इनकम जो होती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टूरिज्म। सो टूरिज्म में गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? द कल्चरल, यू कैन टॉक अबाउट द मिटिगेशन इफेक्ट, है ना, मिटिगेशन इफेक्ट। जैसे सी लेवल को रोकने के लिए जापान हैज क्रिएटेड अ चेक डैम सिस्टम, अ वॉल along the coastal area to protect itself from tsunami, to protect itself from the rising sea level as well. So this is one of the solution they have mentioned. Along with that, plantation of mangroves, coral reefs, these are also some of the solutions which can be mentioned. इसी के साथ साथ safeguarding ease and rights of the various nation is one of the solution which is being mentioned. तो ये mitigation measures में हम लोग ये सारी चीजें explain कर सकते हैं. The next question which need to be discussed is what are non-farm primary activities, है ना? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable examples. पूछा है गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है, ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। अब ये जो सवाल पूछा हुआ है ना, ये हमारी टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया था करीब करीब इसी प्रकार से। तो इसीलिए आप अगर देखो 90% हिट रेट है हमारा, जिसमें टेस्ट सीरीज में जो सवाल पूछे थे उसी प्रकार से सवाल यूपीएससी में भी पूछे गए। तो टेस्ट सीरीज में देखो क्या सवाल पूछा गया था, जस्टिफाई द नीड फॉर फोकसिंग टुवर्ड्स लाइवस्टॉक एंड द अदर अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉपिंग को छोड़ के बाकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है उस पे फोकस करने के प्रति उसकी जो जरूरत है उसको जस्टिफाई करने की बात करिए। विल इट हेल्प डबलिंग फार्मर्स इनकम, क्या ये किसानों की आय दुगनी करने में मदद करेगा? व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिवैम्प दिस डोमेन। तो ये बेसिकली नॉन फार्म एक्टिविटीज की ही बात कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, अब इसमें अगर उदाहरणों के साथ अगर लिखना है तो उदाहरणों के साथ आप लिख सकते हो। जैसे आप हिमालय की अगर बात करो, let's say if we are talking about Himalayas, so Himalayas are very rich in terms of forest resources, medicinal plants, और इसी के साथ साथ हम लोग वहां पर जो ट्रांसह्यूमंस है, so we can also talk about the transhumans. See, first of all you need to mention what are all non-farm activities. Non-farm activities में क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा mining, then along with that the fishery will also be one of the part of it. इसी के साथ साथ then forestry, then animal husbandry, various gathering by the tribal people, and a minor forest produce gathering, and also all of these counted as a part of non-farm primary activities. ऐसी सारी प्राइमरी एक्टिविटीज जो नेचर से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा सीधा नेचर से ही एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बट वो एग्रीकल्चर से सीधा रिलेटेड है नहीं। सो ये हिमालयाज का फॉरेस्ट, मेडिसिनल, इसी के साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेंशन ट्रांसह्यूमंस, जिसमें जो गद्दीज, भूतियाज, जो ट्राइब्स है बाकी, सो वो विंटर समर में जो मेडोज में चरवाए होते हैं, चराने जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी वी कैन मेंशन फॉर हिमालयाज। ठीक है, इसी के साथ साथ अच्छा, रिसेंटली हिमालय हैव आल्सो seen the potential for the coal, along with that the rare earth elements. Mining activities over there will also become part of it, है ना? आप इसमें थोड़ा सा अगर ये हो सकते हो, if you want to become more innovative in this one, how can we become innovative? Innovative में हम लिख सकते हैं कि जैसे Thar Desert हो गया। Now in Thar Desert the camel is there, right? So we can also mention that in the Thar Desert, camel and the sheep rearing can be there. Along with that, Thar Desert is the area of Thar Desert is the area of marine transgression. It's an area of
marine transgression, and that's why this is the area where we can explore the oil resources as well. तो oil resources explore करना भी, it will become non-farm activities. Coastal plain इलाके जो है, coastal fisheries जैसे केरला में prawn farming, oyster farming which is happening in the Andhra Pradesh region. So this is also oyster. Along with that, Andhra Pradesh is also known for its prawn farming. Okay, so that's non-farm activity we can mention. Peninsular plateau, we all know that it's rich in the mineral resources. So mineral resource के लिए आप छोटा नागपुर plateau, धारवाड़ plateau, and these examples can be given. So with the help of these examples, we can explain the entire question over there. Next, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए. The question says, explain briefly the ecological and the economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. अब यहाँ पर ecological और economic benefits, तो ये पहला कीवर्ड है, ये दूसरा कीवर्ड है, सोलर एनर्जी जनरेशन इंडिया में. ठीक है, सो दिस आंसर नीड टू. अभी ये सेम सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में 2 से 3 बार पूछे गए. जैसे evaluate India's effort to increase its renewable energy capacity. What are the challenges and opportunities in this sector? ये एक सवाल था. Discuss the key challenges and opportunities for India's solar manufacturing sector in achieving global competitiveness. How can India leverage policy interventions to reduce dependence on the imported solar components and boost domestic production? ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में पूछा गया था. तीसरा था, solar and the wind energy are complementary to each other, but the expansion of wind energy production is limited. In the context of the statement, analyze the role of offshore wind energy. अब ये भी जो है, this question was asked in our test series. So ये भी एक टेस्ट सीरीज में हिट किया था. Now इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखते हैं इसका. तो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स में आएगा, इट्स अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. अगर बट है ना, इसके इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? इंट्रोडक्शन में बेसिकली आएगा कि सोलर एनर्जी जनरेशन इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाई आर वी फोकसिंग मोर ऑन सोलर एनर्जी जनरेशन? इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री जिसमें 300 दिन का सनी डेज होता है. तो वी हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट which is being received, unlike the temperate areas जहां पर सनलाइट रिसीविंग कम होती है. अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की टोटल सोलर इंसोलेशन इज 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, which is huge. That's why harnessing this solar energy becomes important for India. इकोलॉजिकल बेनिफिट में हम लिख सकते हैं कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. राइट नाउ इंडिया का ज्यादा डिपेंडेंस कोल एनर्जी के ऊपर है, which is not a clean source of energy. However, the solar energy is a clean source of energy. This would also help us satisfying our Paris climate agreement, COP28 summit जो है, उसके जो कमिटमेंट्स है वो पूरे करने में वो मदद करेगी. Along with that, air quality improvement is also another ecological benefits we have. तो unlike coal based plants जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकलते हैं, that creates cirrhosis, that creates asthma among the people, the workers, उसको एक्सप्लॉइट करने में भी बहुत रिसोर्स स्पेंड होता है. सो इन दैट केस एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है wherever the coal mining is taking place. However, in the solar energy solar energy में the air quality is not an issue. The third ecological benefit is land degradation. When the coal mining is taking place, the land degradation also takes place on a large scale. क्योंकि जिस जगह पर coal mining है वहां पर क्या होगा कि सारी की सारी जमीन खरीद दी जाएगी. खास करके in the country like India, where the open cast mining is more prevalent than the underground mining. अब open cast mining होगी तो ऊपर की सारी जमीन खोद दी जाएगी. But when you talk about solar energy first of all is being performed in the areas which are abandoned or not suitable for agriculture or any kind of activity. दूसरी बात ऐसी है कि कई जगह पर वो एक सिम्बियोटिक रिलेशन की तरह रहता है कि भाई ऊपर नीचे चलो लेके और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हुए. सो सोलर पैनल लगाना इसका मतलब वो जमीन खराब होगी नहीं. इवन इन सम ऑफ द एरियाज वेयर द एग्रीकल्चरल लैंड इज देयर इन पंजाब, हरियाणा, दोज एग्रीकल्चरल लैंड आर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी विद द सोलर पैनल्स. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वाटर कंजर्वेशन. Thermal power plants require a lot of water for those plants to cool down. However, solar energy में वो plants cool करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती. Economic benefits की अगर बात करें तो energy security और cost competitiveness. Solar energy is
unlimited source of energy. It won't exhaust, and that's why it gives us energy security. Along with that, cost competitiveness, it's a cheaper mode of energy. Solar tariffs in India has fallen to 2 to 3 per unit, which is very less compared to the coal energy generation. Employment generation भी होगा, जिसके अंदर सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, पैनल मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, all these activities require some kind of expertise, and that's why the employment generation would also take place on a large scale. So this is something we can write about the solar energy. अगला सवाल पूछा था यहां पर, सुनामी क्या है, वे कैसे और कहां बनती है, उसके परिणाम क्या है, उदाहरणों के साथ समझाइए. What are tsunamis? सुनामी क्या है वो एक्सप्लेन करना है. How and where are they formed? What are their consequences? Explain with examples. इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है, सबको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे. अगेन सवाल सारे ये हमारी टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे. Examine the key geological and anthropogenic processes that lead to occurrence of earthquake. Discuss their consequent effect on both the environment and humans, substantiating your answer with relevant examples. और दूसरा सवाल था, assess the effectiveness of the tsunami early warning system in the Indian Ocean following the 2004 tsunami. How have these systems have been improved since then, and what are the current challenges? ये सवाल पूछे गए थे. Now, what are tsunamis? अगर ये लिखना है तो क्या होगा? Tsunami is a large harbor wave. It's tsunami का मतलब क्या होता है? Basically, su that means harbor, nami that means wave. It's a Japanese term. So it's a large harbor wave which is created by some of the reasons such as underwater earthquake, underwater landslide, or underwater volcanic activity. So these are the three major reasons because of which tsunami may occur. Along with that, bolide impact, जैसे meteoric impact होगा, that can also result into tsunami, है ना? या फिर कोई submarine होगी, so the overall explosion created by submarine, that can also result into tsunami activity. So these are the how they occur. तो ये लिख सकते हैं. अब इसकी अगर पूरी प्रोसीजर भी अगर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ी, नॉट एन इश्यू, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन दैट. कि कोस्टल एरिया में आमतौर पे हाउ एंड वेयर पूछा हुआ है ना वो. सो कोस्टल एरिया पे इफ यू सी दिस इज अ वाटर, व्हाट हैपेंस इज अगर underwater landslide, underwater earthquake. So when we talk about underwater earthquake, it's only ocean-ocean convergence which may result into tsunami activity. Why? Because for the ocean-ocean convergence, deep water is being provided. But अगर coastal area के करीब कहीं पर ऐसा कोई convergence हो रहा है, तो वहां पर enough water नहीं है जो tsunami create कर पाएगा. So यहाँ पर होता क्या है? Because of this convergent deep water earthquake, the significant amount of water gets displaced from its position. Now, when this water starts moving towards the landmass, it starts rising up. Why? Because obstacle is being created over here. Obstacle create होने के बाद ये water जो है ये ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा. बिकॉज आगे मूव करने वाली अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी रुक रही है, so it's very obvious that that water will start moving upward. Because of that, the wave height would increase. A maximum height which is being received, which is being reached by the tsunami waves, is called as a run-up of the tsunami. Once it reaches that level, it will fall down, and that's how basically the tsunami can occur. So how it occurs, हमने आंसर कर दिया. Where it occurs, we have already mentioned कि tsunami कहाँ पर आती है. What are their consequences? तो आपने इसमें सिंपल है, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस, है ना, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसमें लिखना है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ ह्यूमन एज वेल. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन मेंशन. सो कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद दैट, ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस, environmental loss, and all these things. Mitigation measures क्या होते हैं? Tsunami early warning system is one of the solution. You can also use Japan as a case study. Japan ने coastal sea wall create करी हुई है. That sea wall is such that it reduces the overall impact of tsunami wave. That's one thing which you can mention. Along with that, ocean buoys is something which India has adopted. After 2004 tsunami, हमने ocean buoys adopt किए हुए. तो it's a floating system which is there in the ocean near Andaman and Nicobar region. और वो ocean buoys जो floating balloons होते हैं ना पानी में, they send sonar signals in the water. Sonar मतलब sound waves
वो साउंड वेव्स का जब इको होके आता है तो इको होने के बाद यू कैन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द वाटर, along with that you can find out the movement of the water in that ocean, and इसके मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं मोटा मोटी कि पानी का मूवमेंट कैसे हो रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस. अगला सवाल पूछा है गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. लेट्स सी द नेक्स्ट. गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. How are they different from the onshore occurrence of the oil reserves? विश्व के अपतटीय तेल के भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए. ये तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है? ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मांगा है. सॉरी, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मांगा है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर अकरेंस ऑफ द ऑयल रिजर्व्स. देखो, सबसे पहले इसमें ऑयल रिजर्व्स किस प्रकार से बनते हैं? दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द शैलो मरीन ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी. सो डिपोजिशन ऑफ एल्गी अलोंग द कोस्टल एरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ द ऑयल. हाउ डज दैट फॉर्म? इसकी प्रोसेस, ज्योग्राफिकल रीजन पूछा है ना, तो वो बता दो वहां पे कि भाई एल्गीज जब कोस्टल एरिया पर, कोस्टल शैलो कोस्टल एरिया में जब पानी में उनकी बॉडीज डूबती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर जो मिट्टी के कवर चढ़ते चले जाते हैं, अगेन ऑन द टॉप ऑफ दैट सॉइल मोर एल्गल कवर डेवलप्स. तो ये एक के ऊपर एक जब ये लेयर चढ़ती है तो उनका एक प्रेशर और टेम्परेचर बनता है. ये टेम्परेचर जब 60 से 120 के डिग्री सेल्सियस के बीच में जाता है तो केराजिन नाम का एक सब्सटेंस बनता है. एंड दैट केराजिन सब्सटेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ वैक्सी सब्सटेंस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट डेवलप्स इनटू एन ऑयल. ठीक है. द प्लेस वेयर ऑयल डेवलप्स, उसमें अगर 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर चला गया तो ऑयल डेवलप्स इनटू नेचुरल गैस. ऑयल नेचुरल गैस में डेवलप हो जाता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, अगर आप देखो ऑफशोर या ऑनशोर, तो मोटा मोटी आप देखोगे यूराल माउंटेन से कैस्पियन सी और कैस्पियन सी से नीचे पर्शियन गल्फ तक पूरा की पूरा वो एक सीधी रेखा है, सीधा एक क्षेत्र है जहां पर आपको ऑयल रिसोर्सेस मिलेंगे. ठीक है. मोस्टली ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स वो होते हैं जहां पर आपको समुद्र सागर के तल में, मतलब इन द शैलो सबमरीन बेसिन में आपको ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे. वाइल द रिजर्व्स व्हिच आर फाउंड, जैसे ज्योग्राफिकल ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑनशोर ऑयल ऑकरेंसेस, मतलब जो लैंड मास पे मिलने वाले जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑनशोर मतलब लैंड मास पर. जैसे राजस्थान में ऑयल रिजर्व्स मिले तो वो ऑनशोर रिजर्व्स हुए. ऑफशोर और ऑनशोर में क्या अंतर है? ऑनशोर लैंड पर मिलते हैं, दे आर इजीली एक्सेसिबल. However, there is a chance that the onshore oil reserves may not be in a very large amount. Why? Because they have formed, they have started forming very much earlier. Because of that, अब उस ऑयल का रूपांतरण काफी हद तक गैस में हो चुका होगा, इसीलिए नेचुरल गैस ज्यादा मिलता है ऑनशोर रिजर्व्स में. वाइल इसी के साथ साथ अगर कोस्टल एरिया में, तटीय इलाकों में अगर आप देखो, जो पानी के अंदर ऑयल रिजर्व्स मिलता है, दैट ऑयल रिजर्व ओवर देयर वी फाइंड लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व. वहां पे बहुत सारा ऑयल रिजर्व मिलने की चांसेस होते हैं बिकॉज वो बाद में बनने की प्रक्रिया उसमें शुरू हुई, तो अभी तक वो गैस में रूपांतरित नहीं हुआ है. ठीक है. तो इस प्रकार से आप इस आंसर को टैकल कर सकते हो. फिर दुनिया भर में जहां जहां पर ऑयल रिजर्व है उसके एक डायग्राम निकाले और जहां जहां पर ऑयल रिजर्व है उसके लोकेशंस का वर्णन कर दीजिए. सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस आंसर. Okay, the next question is discuss how the changes in the shape and size of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements of the crustal masses. इससे आसान सवाल यूपीएससी कभी पूछ ही नहीं सकती थी. बेसिकली आपको इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स की जितनी भी मूवमेंट्स है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें अभिसरण प्लेट, अपसरण प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट जो होती है उसका वर्णन करना है, और उनकी इंट्रैक्शन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो बताना है. सवाल ये पूछा हुआ है, चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप
साइज में क्रस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं। अब इसमें आप ये बता सकते हो कि रिसेंटली अफ्रीका में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय महाद्वीपीय अपसरण अगर हो रहा है तो उस केस में किस प्रकार से महाद्वीपों का आकार भिन्न हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अब अफ्रीकन प्लेट छोटी हो रही है क्योंकि दो हिस्सों में टूट रही है। इसी के साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि किस प्रकार से पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर को वैनिंग ओशन कहते हैं, मतलब उसका आकार सिकुड़ रहा है, और अटलांटिक महासागर जो है उसका आकार बड़ा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत महासागर में अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है उसके तटीय इलाकों में, और यहां पर अटलांटिक महासागर के मध्य में जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड ओशनिक रिज, वहां पर डायवर्जेंस की प्रक्रिया हो रही है, जिस वजह से वहां पर महासागर की जो सतह है वो नई बनती चली जा रही है। तो आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी इसमें उदाहरण दे सकते हो जो हैरी हेस ने दिया था। इसी के साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, मतलब दो महासागरीय महासागरीय प्लेटों के टकराने की वजह से जो द्वीप निकल के आते हैं, ये द्वीप ही शुरू में महाद्वीपों के बनने की एक शुरुआत थी। तो शुरू में हमारी पृथ्वी पर सब जगह पर सिर्फ महासागरीय प्लेटें हुआ करती थी, मगर महासागरीय महासागरीय अभिसरण के चलते, इसी अभिसरण के वजह से धीरे धीरे महाद्वीप निकल के, महाद्वीप तो एक साथ नहीं बने होंगे, कई सारे द्वीप बने, और ये द्वीप बाद में जुड़ के एक महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो महाद्वीप भी इसी प्रकार से बने। ऐसे करके आप बता सकते हो कि महासागरों का या महाद्वीपों का जो आकार है वो छोटा बड़ा किस प्रकार से होता है। अगला सवाल है, भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी of population in Ganga river basin with special reference to land, soil and water resources। यही सवाल हमारे टेस्ट सीरीज में भी फिर से पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 सवाल करीब करीब हमारे टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ है। अब इसमें आंसर करते वक्त आप क्या लिखोगे? गंगा रिवर बेसिन ये भारत की 6 फिजियोग्राफी, मतलब 6 स्थलाकृतियों जो है उसमें से एक काफी महत्व की स्थलाकृति है, जो भारत का करीब करीब 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्वायर करती है, और 11 राज्य जो है वो इस गंगा बेसिन के ऊपर आते हैं। विश्व, भारत का छोड़ो, विश्व का ये सबसे ज्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा तो नहीं बट वन ऑफ द लार्जेस्ट जनसंख्या के घनत्व वाला इलाका है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका माना जाता है। तो अब सवाल यह है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर बेसिन। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर, डेंसिटी की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, गंगा रिवर बेसिन का इसमें हम लोग एक डायग्राम निकालेंगे, जिसमें हम लोग एक अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा बेसिन, ऐसे अलग अलग जैसे हमने डायग्राम निकाल दी। तो यहां पर आप ये ऐसे बता सकते हो, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। आप ऊपर से नीचे अगर आते हो तो आप अगर देखो, मध्य गंगा प्लेन जो है, यहां पर जनसंख्या की घनत्व सबसे ज्यादा होती है। ऊपरी गंगा प्लेन में कुछ इलाका जो है वो पर्वतीय भी होता है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। तो आप एक एक का उदाहरण देखें, जैसे आप उत्तराखंड का इलाका जो है उसकी घनत्व कम है, तो उसकी घनत्व कम आप दे सकते हो। देन उसके बाद आप बता सकते हो कि जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल है ना, ये 2 राज्य ऐसे जहां पर जनसंख्या की घनत्व सबसे ज्यादा है भारत में। पूरे भारत का जनसंख्या का घनत्व आपको सबसे ज्यादा मिलेगा बिहार में, और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल। दोनों की दोनों गंगा बेसिन पर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हो। अब इसमें बताया हुआ है कि सवाल पूछ रहा है with special reference to land, soil and water resources. Land resources, then soil resources, water resources. अब land resource की बात करें तो fertile alluvial plains जो है, ये एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं सेटलमेंट के लिए, और इसी के साथ साथ फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो है ना, जो आवागमन की जो सुविधा है वो भी काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मिडिल गंगा प्लेन ये सबसे ज्यादा डेंस इलाका माना जाता है, जिसमें पूर्वीय उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार का, तथा लोअर गंगा प्लेन वेस्ट बंगाल का।
और इसमें रूरल डेंसिटीज भी ज्यादा है। तो ये लैंड वाला चीज जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें। इसी के साथ साथ रोल ऑफ सॉइल रिसोर्सेस, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल होने की वजह से इसकी फर्टिलिटी जो है, उत्पादकता बहुत ज्यादा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु संस्कृति से लेके, तब से लेके हम लोग आज तक एग्रीकल्चर पे ज्यादा निर्भर करते हैं। इस वजह से इस इलाके में बहुत ही लाजमी है कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या चूंकि कृषि प्रधान है, तो इस इलाके में ज्यादा समाविष्ट होगी। इसी के साथ साथ बट आप इसका अगर बता चाहोगे तो तराई सॉइल जो उत्तराखंड की है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। मध्य गंगा प्लेन और निचले गंगा प्लेन के अंदर एलुवियल सॉइल ज्यादा होने के कारण वहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इन आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के आंसर्स को टैकल किया जा सकता था। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।